स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट आज हम लोग क्लास 10 साइंस चैप्टर 3 को देखने वाले हैं। आपका चैप्टर 3 जो है केमिस्ट्री चैप्टर 3 है, धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। स्टूडेंट अगर आप लोगों को पूरे कॉन्सेप्ट को समझना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं। मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। देखिए पहला धातु क्या होता है, मेटल क्या होते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर, दो बातें याद रखना, एक तो ग्रहण करना होता है और एक त्यागना, ठीक है। तो यहां आप लोगों को याद रखना है त्याग करना है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे त्याग करते हैं, इतना याद रखना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं, ग्रहण लिख देते हैं, लेकिन वो आपका अधातु में है। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, यहां मैं मेटल दोबारा लिख देता हूं, ठीक है। थोड़ा आप लोगों को अच्छा नहीं दिख रहा होगा, मेटल कहलाते हैं, ठीक है, या मेटल्स कहलाते हैं, बहुत कुछ भी लिख सकते हो, मेटल कहलाते हैं, ठीक है। तो मेटल का आप लोग समझ गए, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करते हैं, यानी कि अपने पास जो इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देते हैं, लेकिन तब भी वो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। बात को समझो, जैसे किसी के पास है 5 रुपए, वो 1 रुपया त्याग कर देता है, तो वो धनी तो है। अगर वो 4 खर्च कर देगा तो 1 रुपया उसका जान लीजिए त्याग कर दिया है, उसका है, वो कभी भी ले सकता है, तो वो एक प्रकार से धनी है, ठीक है। तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं, ठीक है। आइए मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बताता हूं। स्टूडेंट एग्जाम्पल आप लोग बहुत सारा लिख सकते हैं, धातु बहुत सारे हैं, ठीक है। नंबर 1 सोडियम, ठीक है। यहां आप लोग देखिए मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, मतलब आप बहुत सारे धातुओं को लिख सकते हैं, ठीक है। जो आप जानते हो लिख दीजिए, बहुत ज्यादा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, आदि। तो आप लोग इतना एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल और ये परिभाषा को नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं आप लोगों को बताता हूं ये कैसे धनायन बनाते हैं। चलिए मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। जैसे आपका Na है, Na जो आपका है धातु है। अब आप लोग समझिए, ये इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर देते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को त्याग किए, लेकिन मतलब यहां नहीं, समझिए यहां, ठीक है। इधर इलेक्ट्रॉनों का Na त्याग किया है, मतलब इलेक्ट्रॉन का एक त्याग किया, तब भी ये धनायन बनाते हैं, ठीक है, धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अगर हम Mg को देखें तो Mg पे स्टूडेंट 2 प्लस होता है, Mg पर 2 प्लस रहता है और 2e इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो स्टूडेंट ये होते हैं, ऐसे धनायन बनाते हैं, ठीक है। अब इसका हम लोग भौतिक गुण देख लेते हैं। भौतिक गुण क्या होते हैं? देखिए भौतिक गुण का अर्थ है कि वो भौतिक जो उनके गुण होते हैं, 2 गुण होते हैं, एक रासायनिक गुण, एक भौतिक गुण। लेकिन भौतिक गुण आप लोग समझिए, धातु विद्युत की सुचालक होती है। बात को समझो, अगर हम धातुओं में विद्युत प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, करंट प्रवाहित करते हैं, तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, यानी कि मतलब ये सुचालक होते हैं, इसमें आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। बात को समझो, ठीक है। और ध्यान दीजिए, यहाँ धातु में तन्यता, देखिए आघातवर्धनता का गुण पाया जाता है। स्टूडेंट जो धातुएं होती हैं उसमें तन्यता, यानी कि अगर एक चीज है, एक धातु है, इसे खींचकर काफी लंबा बना दिया जाए, ठीक है। और आघातवर्धनता, एक धातु है, इसे पीटकर पतले चादर के रूप में बना दिया जाए, तो ये गुण इसमें पाया जाता है, जबकि आधातुओं में नहीं पाया जाता है। चलिए और बताता हूं, धातु में विशेष चमक का गुण पाया जाता है। देखिए स्टूडेंट जो मैग्नीशियम है ये सब चमकते हैं, ठीक है। आपका Na सोडियम है, सब चमकते हैं, तो धातुओं में विशेष चमक का गुण पाया जाता है, चमक का इसमें गुण पाया जाता है, ये आप लोग समझिएगा, ठीक है। तो ये होते हैं इनके भौतिक गुण। और आप लोग लिख सकते हैं भौतिक गुण में जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ये भी भौतिक ही गुण के अंतर्गत आता है, ठीक है। और आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का हो गया ये भौतिक गुण। अब अगर हम रासायनिक गुण देखें तो रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया यानी कि रासायनिक गुण, मैं यहाँ एक रासायनिक अभिक्रिया दूंगा, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। स्टूडेंट हमें जो धातु हैं उनका ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराना है, तो मैं यहाँ ले लेता हूं मैग्नीशियम, Mg प्लस O2, तो यहाँ स्टूडेंट MgO बनता है, ठीक है, MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन देखते हैं क्या है, बैलेंस है, Mg प्लस O2, यहाँ O2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ अगर मैं 2 लगा दूं तो Mg2 हो जाता है, तो यहाँ Mg2 लगा दीजिए। ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ, लिखूंगा नहीं क्योंकि जगह कम है। या मैग्नीशियम है, ये आपका ऑक्सीजन है, ये जब होता है तो ये धातु का मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, यानी कि धातु का ऑक्साइड बन जाता है। जैसे धातु आपका Mg है वो ऑक्साइड है, तो धातु का ऑक्साइड बना ना। तो स्टूडेंट ये था रासायनिक अभिक्रिया।
तो ये हुआ धातु के बारे में पूरा डिटेल। अभी तक नोट नहीं किए हूं तो नोट कर लीजिए, धातुएं क्या होती हैं, उनके भौतिक गुण और इनके एग्जाम्पल और इनके रासायनिक गुण। ठीक है, अब हम आते हैं अधातु। अधातु के बारे में देखेंगे, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, सब कुछ। देखिए स्टूडेंट, अधातु नॉन मेटल, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। देखिए वहां तो था इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन अगर कोई दे तो उसे ग्रहण कर लेते हैं, ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अधातु कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी करेंगे और तब भी ये ऋणायन बनाएंगे। तो समझिए, ये जब किसी से एक रुपया है तो उसको उधार ले लिया, तो उधार लेंगे तो इसे कभी ना कभी तो देना ही पड़ेगा, यानी कि वो एक माइनस है, उसे कभी ना कभी देना पड़ेगा, तो इसीलिए ऋणायन बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं लेकिन तब भी वो ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अधातु कहलाते हैं, नॉन मेटल कहलाते हैं। एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा है। ठीक है, एग्जाम्पल आप लोग समझ लीजिएगा, जैसे आपका कार्बन। ठीक है, यहाँ आप लोग पहला देखिए भौतिक गुण। अधातुओं में विद्युत की कुचालक होती हैं। जो अधातुएं होती हैं विद्युत की कुचालक होती हैं। विद्युत की कुचालक का अर्थ है कि इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं किया जा सकता है, विद्युत रोधी होती हैं। ठीक है, इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं किया जा सकता है। आप लोग जब क्लास 12 में पहुंचेंगे तो आप लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे विद्युत रोधी, जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो वही अधातु में विद्युत की प्रवाह नहीं किया जा सकता, यानी कि ये कुचालक होती है। ठीक है, अधातुओं में भंगुर का गुण पाया जाता है। स्टूडेंट, धातुओं में तन्यता और आघातवर्धनता का गुण पाया जाता था, लेकिन इसमें भंगुर का कौन सा गुण है, भंगुर क्या है? ठीक है स्टूडेंट, बात समझो। यहां अगर एक आधातु को रख दिया जाए और यहाँ एक धातु को रख दिया जाए, अगर हम धातु पे हथौड़े से मारेंगे तो ये आपका चपटा चादर के रूप में बदल जाएगा, लेकिन अगर हम अधातु पे मारेंगे तो ये शीशे की तरह एक एक छोटे छोटे भागों में टूट जाएगा। इसलिए इसमें भंगुर का गुण पाया जाता है, इसमें आघातवर्धनता का गुण पाया जाता है। ठीक है, इसमें चमक नहीं होता है, धातुओं में चमक होती है, लेकिन इसको अगर हम रख दें तो इसमें कोई चमक नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये बिना चमक के होते हैं। तो ये था इनका भौतिक गुण। अब हम लोग देखेंगे रासायनिक गुण। स्टूडेंट, इसका रासायनिक गुण देखिए, आधातु का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। आधातु का जब हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? बहुत ही इजी है स्टूडेंट, ध्यान से समझिए। ठीक है, देखिए आधातु जैसे मैंने ले लिया सी, कार्बन का जब मैं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया तो यहाँ क्या बना? CO2। यानी कि कार्बन का जब अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, इस बात को समझो और ध्यान यहाँ दीजिए। ठीक है, तो ये आपका रासायनिक गुण होता है। ठीक है, रासायनिक गुण का अर्थ जो रिएक्शंस होते हैं। अब यहाँ अगर आप लोग लिखें तो लिख सकते हैं या नहीं भी लिखें। ठीक है, आप लोग एग्जाम में लिख देना कि जब कार्बन का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, तो बात को समझो, बस आप लोग रटो मत, एक एक टॉपिक को समझिए। ठीक है, समझोगे तो वो हमेशा याद रहेगा, अगर आप लोग रटोगे तो वो बिल्कुल नहीं याद रहेगा। ठीक है, तन्यता, आघातवर्धनता और इसमें एक और जोड़ दीजिए गैंग। ठीक है, इसमें मैं गैंग भी बता दूंगा। ठीक है, गैंग क्या होते हैं? देखिए, तन्यता क्या होता है? कुछ धातुओं को खींचकर पतले चादर के रूप में, सॉरी स्टूडेंट, तो आपका आघातवर्धनता, कुछ धातुओं को खींचकर पतले तार के रूप में परिवर्तन करने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। कुछ धातुएं हैं, जैसे ये एक होता अगर सोना, तो इसे अगर पतला सोना होता तो इसे खींचा जाता, तो ये मतलब क्या, एक पतले से तार में परिवर्तित हो जाता। तो अगर हम सोना को देखें तो ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर इस सोने को, अगर पतला सा सोना उसे खींचा जाए तो ये पतले तार के रूप में बहुत ही लंबे हो जाते हैं। ठीक है, इसमें तन्यता का क्षमता बहुत ही ज्यादा पाया जाता है सोने में, तो इसका एग्जाम्पल है सोना। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम आघातवर्धनता देखें तो आघातवर्धनता धातुओं को पीट कर पतले चादर के रूप में बनाया जा सकता है। मतलब धातुओं को अगर हम खूब पीट दें तो वो पतले चादर के रूप में बन जाते हैं, और इस पतले चादर के रूप में बनने की प्रक्रिया आघातवर्धनता कहलाती है। आघातवर्धनता आप लोग बताइए कि जैसे एक धातु है, इस पर अगर हम हथौड़ा का वार करते हैं, ठीक है, हथौड़ा का वार करते हैं तो क्या होता है, जब इस पर मारेंगे तो ये और ज्यादा फैल जाएगा, मतलब ऐसे फैल जाएगा, काफी लंबा और पतले चादर के रूप में हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जो है इतना बड़ा हो जाएगा। तो सोना और चांदी में ये गुण पाया जाता है, यानी कि इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, और ये गुण भी इसमें पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, मैंने लास्ट में एक टॉपिक बढ़ाया था, क्या है, गैंग, तो मैं आप लोगों को गैंग समझा देता हूं। ठीक है, गैंग आप लोग समझिए। गैंग आपका क्या होता है? देखिए, पृथ्वी से निकाले गए अयस्क, चलिए यहाँ एक अर्थ है, पृथ्वी है,
पृथ्वी से जो निकाले जाते हैं अयस्क, जो पृथ्वी के अंदर अयस्क होते हैं, ठीक है, अयस्क पृथ्वी के अंदर होते हैं, उसे जब हम निकालते हैं, कुछ उपयोग करते हैं, उससे कुछ उपयोग होता है, ठीक है। अयस्क में रेत, मिट्टियां आदि जैसे अशुद्धियां पाई जाती हैं। देखिए, जब हम गैंगों को निकालते हैं, पृथ्वी से निकाला ही गया तो उसमें मिट्टी जरूर पाया जाएगा, क्योंकि पृथ्वी मिट्टी से ही मिलकर बना है। अशुद्धियां जरूर पाई जाएंगी, बहुत सारी अशुद्धियां पाई जाएंगी, तो इस सब को गैंग कहते हैं। यानी कि पृथ्वी से निकाले गए अयस्क में रेत, मिट्टी आदि जैसे अशुद्धियां पाई जाती हैं, जिसे गैंग कहते हैं, ठीक है। गैंग आप लोग समझ गए होंगे। अब स्टूडेंट, ये था बहुत ही अच्छा सा टॉपिक, मैंने आप लोगों को इसमें 5 टॉपिक को क्लियर कराया है। अगर पार्ट 2 वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए और पार्ट 2 वीडियो बन जाएगा। अब मैं आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पूछूंगा। नंबर 1, आप लोग कमेंट करना कि धातु का एक जो मैंने एग्जाम्पल नहीं बताया उसे, और अधातु का जो मैंने नहीं बताया उसे, ठीक है। इसका दोनों को आप लोग कमेंट करना। जो बताया है उससे आप लोग बिल्कुल भी ना करना, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया। जो नहीं बताया है उसको कमेंट कीजिए। स्टूडेंट, अब हमारा अगला टॉपिक है उपधातु। अगर आप लोग धातु और अधातु समझ गए होंगे तो उपधातु आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उपधातु आप लोग समझिए, कुछ तत्वों में धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाया जाता है या दोनों के गुण पाए जाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। स्टूडेंट, हमारे प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व भी हैं जिसमें मेटल एंड नॉन मेटल दोनों को गुण पाए जाते हैं, दोनों के गुण पाए जाते हैं, ठीक है। तो उसे उपधातु कहते हैं, ठीक है। तो धातु और अधातु से ही ये उपधातु भी बना है। कैसे? देखिए स्टूडेंट, अगर धातु का कुछ गुण पाया जाए और उपधातु का कुछ गुण पाया जाए तो अधातु का कुछ गुण पाया जाए तो आप लोगों का उपधातु बन जाता है, ठीक है। तो इस डिफिनीशन को आप लोग नोट कर लीजिए। कुछ तत्वों में धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाया जाता है, उसे उपधातु कहते हैं, ठीक है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। मैं आप लोगों को पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बताता हूं। तो स्टूडेंट, जैसे आप लोगों का एग्जाम्पल है जर्मेनियम, सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन, आर्सेनिक, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल मैं आप लोगों को 3 बता दिया हूं, और भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक। अगर मैं देखूं तो इस जर्मेनियम जो आप लोगों का है, इसमें अगर परिभाषा के हिसाब से धातु और अधातु दोनों को गुण पाए जाते हैं। इसमें मेटल एंड नॉन मेटल दोनों का गुण पाया जाता है, सिलिकॉन में भी पाया जाता है और आर्सेनिक में भी पाया जाता है, तभी ये आपका उपधातु है। तो आप लोग एग्जाम्पल में लिखिएगा जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक और उपधातु का डिफिनेशन। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को अच्छे से सब कुछ तैयार करना है। तो स्टूडेंट, ये आपका होता है उपधातु। अब हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी। स्टूडेंट, आपका विद्युत रासायनिक श्रेणी इसे हम लोग कहते हैं, या धातु की सक्रियता श्रेणी या केवल सक्रियता श्रेणी भी कहते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए, तो आप लोग इसे ध्यान से देखते रहिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, विभिन्न इलेक्ट्रोडों या उन पर होने वाली अर्थ अभिक्रियाओं के मानक इलेक्ट्रोडों को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी के घटते हुए क्रम में स्थित होती है। स्टूडेंट समझिए, विभिन्न इलेक्ट्रोड जो आपके हैं इलेक्ट्रोड, ठीक है, या उन पर होने वाली अर्थ अभिक्रियाओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि मानक इलेक्ट्रोड विभव जो आप लोगों का है उसके बढ़ते हुए क्रम में, ऊपर सबसे ज़्यादा फिर उससे नीचे, ठीक है। जैसे आप लोग समझते हैं कितना क्रियाशील पदार्थ है, ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा ऊपर होगा वो ज़्यादा क्रियाशील पदार्थ होगा, जो सबसे नीचे होगा वो कम क्रियाशील पदार्थ होगा, ठीक है। तो ये आप लोग समझिए पहले विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी को, ठीक है। तो विभिन्न इलेक्ट्रोडों या उन पर होने वाली अर्थ अभिक्रियाओं के मानक इलेक्ट्रोड को विभव को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम लोग बढ़ते हुए क्रम में जब रखते हैं, जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, या विद्युत रासायनिक के घटते हुए क्रम में स्थित होती है, ठीक है। तो वो ऊपर तो बढ़ते हुए रहेगा, नीचे जैसे जाएगा घटते हुए चला जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को श्रेणी दिखाऊंगा, ठीक है, तब आप लोग सब कुछ समझ जाओगे।
या स्टूडेंट इसका और एक डिफिनेशन दे सकते हैं, जो कि है, देखिए स्टूडेंट, पहले जो ज़्यादा क्रियाशील पदार्थ होगा वो ऊपर होगा, और ऐसे घटते हुए कम क्रियाशील उससे कम, ठीक है। तो इससे एक और परिभाषा मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, धातुओं की सक्रियता श्रेणी वह सूची है, आप लोग लिखिए, धातुओं की सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, यानी कि घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग एक और डिफिनेशन लिख सकते हैं, क्या है, धातुओं की सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में रखा जाता है। तो इसे भी लिख लीजिए, जिसे धातु की विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग लिख सकते हैं। अब इसका मैं कुछ उपयोग बताता हूं, फिर मैं आप लोगों को एक सारणी दिखाऊंगा। उपयोग क्या है, नंबर 1, विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना की जा सकती है। देखिए स्टूडेंट, इससे पहले आप लोग सारणी को समझ लीजिए, ठीक है। ये आप लोगों के सामने एक सारणी है, छोटा सा है। देखिए, लिथियम है पहले, Li लिथियम, K से पोटेशियम, Na से सोडियम, Ca से कैल्शियम, Mg से मैग्नीशियम, Al से एल्यूमिनियम, ठीक है। एंड आपका Zn से जिंक, Fe से फेरस, H से हाइड्रोजन, Cu से कॉपर, Hg से मरकरी, एंड Ag से सिल्वर, एंड Au से गोल्ड। तो ये मैंने कुछ लिया है, ठीक है। आप लोगों के जो हैं, अब हम लोग क्या देखेंगे, ये आप लोगों का है सक्रियता श्रेणी, धातुओं की सापेक्ष विक्रियाशीलताएं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो यहां आप लोग देखिए स्टूडेंट, यहां मैं एक लाइन अच्छे से खींच देता हूं, ठीक है, ऊपर से लेकर नीचे तक, ठीक है। अब क्या करोगे, जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील पदार्थ है। ये सबसे ऊपर जो है वो मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ, ठीक है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील, यानी कि इसकी अभिक्रिया हम लोग सभी के साथ करा सकते हैं, ठीक है। अभिक्रियाशील, ये आपका सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है। और इसकी घटती हुई आपका आता है, ये घटती हुई अभिक्रियाशीलता आती है, ठीक है। घटती हुई अभिक्रियाशीलता, ये आपकी जो है घटती हुई अभिक्रियाशीलता, ठीक है, ये आपका घटता हुआ अभिक्रियाशीलता आएगा। और नीचे जो आपका आ जाएगा वो सबसे कम अभिक्रियाशील होगा, ये सबसे कम अभिक्रियाशील होगा, ठीक है, अभिक्रियाशील होगा। तो ये आप लिखिए स्टूडेंट, ये Li सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा, K उससे कम होगा, Na सोडियम उससे कम होगा। यानी कि आपका ये सारणी आप लोगों को याद करना पड़ेगा। अगर आप लोग कहोगे तो एक एक ट्रिक बता दूंगा, आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसे देख सकते हैं, नोट कर लीजिए। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। पहले Li लिथियम, K से पोटेशियम, Na से सोडियम, Ca से कैल्शियम, Mg से मैग्नीशियम, Al से एल्यूमिनियम, Zn से जिंक, Fe से फेरस, H से हाइड्रोजन, Cu से कॉपर, Hg से मरकरी, और Ag से सिल्वर, Au से गोल्ड, ठीक है। अब इसे आप लोग नहीं याद करोगे तो आप लोगों को क्या होगा, ठीक है। अगर मैं एक रिएक्शन दे दूं, 2 रिएक्शन मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। जैसे यहां मैं लिख देता हूं Fe प्लस H2SO4, Fe प्लस H2SO4। तो आप लोग इस क्रिया को कैसे करोगे, Fe जो है H2 को विस्थापित कर देगा, तो FeSO4 बन जाएगा, प्लस H2 आपका बाहर निकल आएगा, ठीक है। चलिए, ये क्रिया आपकी बिल्कुल सही है, ठीक है, सही है। लेकिन अगर मैं एक क्रिया दे दूं Cu प्लस H2SO4, ठीक है, Cu प्लस H2SO4, अगर मैं ये अभिक्रिया दे दूं तो आप लोग क्या करोगे, Cu जो है H2 को विस्थापित कर देगा, CuSO4 बन जाएगा, प्लस H2 बन जाएगा। बट ये अभिक्रिया आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, Fe जो है Fe जो है H से अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए Fe जो है H को विस्थापित कर सकता है, ठीक है। उसके पावर, देखिए, H से ज़्यादा Fe के पावर है, इसलिए ये H को विस्थापित कर देगा। लेकिन Cu जो है H से नीचे है, यानी कि उसके पास कम पावर है, यानी कि अभिक्रियाशीलता कम है, इसलिए जो Cu है
Hg है, देखिए Cu कॉपर, Hg मरकरी, Ag सिल्वर एंड Au गोल्ड, ये H को विस्थापित नहीं कर सकता, यानी कि हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये जो है Cu जो है ये इसे विस्थापित नहीं कर सकता। अगर कोई पूछे क्यों, तो जो Cu का है अभिक्रियाशीलता H की अपेक्षा यानी कि हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक है, इसलिए ये इसे विस्थापित नहीं कर सकता है। ठीक है, मैंने क्या कहा, कॉपर की अभिक्रियाशीलता हाइड्रोजन की तुलना में अधिक है, इसलिए Cu H को विस्थापित नहीं कर सकता है। तो ये हुआ, मैं आप लोगों को सारणी दिखा दिया, इसे नोट कर लीजिए। अब इसका उपयोग आप लोगों को ऐसा समझ में आएगा कि बहुत ही इजी लगने लगेगा। अब देखिए, इसी के हिसाब से आप लोग कितना अच्छा डेफिनेशन बना सकते हैं। धातुओं की सक्रियता श्रेणी जो है वह सूची है जिसमें धातु, ये सब धातुएं हैं, धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में, धातुओं की क्रियाशीलता के देखिए घट्टे क्रम यानी कि अवरोही क्रम में रखा जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद कर लेना। अब मैं आप लोगों को इसके उपयोग बता देता हूं। अब इसका उपयोग देख लीजिए। नंबर 1, विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना की जा सकती है। तो अभी मैंने बताया नहीं, ऊपर सबसे ज्यादा क्रियाशील, नीचे उससे कम, उससे कम। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, क्रियाशीलता की तुलना करते हैं, कौन सा धातु कितना क्रियाशील है। ठीक है, तो इसकी हम लोग किससे तुलना करते हैं, वैद्युत रासायनिक श्रेणी से। तो ठीक है, तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना की जा सकती है, इतना याद रखना। दूसरा, विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से विभिन्न धातुओं द्वारा अम्लों में से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाने की क्षमता होती है। हम विद्युत रासायनिक श्रेणी के द्वारा यह पता कर सकते हैं कि कौन सा धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाएगा, कौन सा नहीं विस्थापित कर पाएगा। ये हम लोग इस रासायनिक श्रेणी द्वारा पता कर सकते हैं। मैंने अभी पता भी किया, Cu जो है H2 को विस्थापित नहीं कर पाएगा, जबकि लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम ये सब जो हैं हाइड्रोजन को आसानी से विस्थापित कर सकते हैं। तो अगर आप लोग इसे नोट करना चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। ये आप लोग का डिफिनीशन है, मैंने एक और डिफिनीशन बताया है, आप लोग नोट कर लिए होंगे कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो आई होप कि आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। फिर हम लोग अगला टॉपिक देखने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है, आइए मैं आप लोगों को अगला टॉपिक दिखाता हूँ। स्टूडेंट, हमारा अगला टॉपिक है खनिज। खनिज क्या होते हैं, देखिए स्टूडेंट, खनिज आप लोगों को मैं आप लोगों को बताता हूँ। पृथ्वी की भूपर्पटी, जो पृथ्वी होता है, ठीक है, उसकी भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। आपकी जो पृथ्वी है, पृथ्वी की भूपर्पटी, जो भू के अंदर यानी कि भूमि में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। यानी कि जो प्राकृतिक रूप से कोई मतलब कोई उसे रखे ना, वो प्राकृतिक रूप से पाया जाए, तो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिक को खनिज कहते हैं। तो आप लोग इसे नोट्स भी कर सकते हैं, नोट आप लोग बना लीजिए। ठीक है, तो यहाँ मैं आप लोगों को बताता हूँ एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट, NaCl ये भी आप लोगों का खनिज है, और CaCO3 ये भी आप लोगों का एक खनिज है। ठीक है, आदि और भी आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को 2 बता दिया हूँ, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। NaCl और CaCO3, NaCl सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। खनिज क्या होते हैं, पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से, देखिए स्टूडेंट, प्राकृतिक रूप से मैंने क्यों लिखा है कि वो प्राकृतिक द्वारा हो, कोई उसे मतलब खोद के ना डाले। ठीक है, तो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिक को खनिज कहते हैं। एग्जाम्पल NaCl, CaCO3। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब मैं आप लोगों को अयस्क बताता हूँ। ठीक है, अयस्क में आप लोगों को क्या करना है, जिस खनिजों से, जो आप लोगों का खनिज होता है, जिस खनिजों से धातु आसानी से एवं कम खर्चे में प्राप्त कर सकें, अयस्क कहलाता है। देखिए स्टूडेंट, जिस खनिजों से, जैसे खनिज है आपका, और खनिज में से, ठीक है, खनिज से धातु आसानी से, जो खनिज होते हैं उसमें से धातु आप लोग जानते हैं, मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, तो धातु को आसानी से एवं कम खर्चे में, उसे हम लोग आसानी से एवं कम खर्चा, मतलब उसमें आपका जो खर्चा लगे कम लगे, प्राप्त कर सके, अयस्क कहलाता है। ठीक है, अब आप लोग समझिए मैंने क्या कहा। आप लोगों का खनिज है,
अब खनिज में से हमें धातु प्राप्त करना है, लेकिन कम खर्चे में, मतलब आपके पास कम है तो कम खर्चे में एवं आसानी से। तो आप लोग खनिजों में से धातु आसानी से एवं कम खर्चे में अगर प्राप्त कर लेते हैं तो आप लोगों का अयस्क कहलाता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो अयस्क में आप लोगों का आता है बॉक्साइड, ठीक है। बॉक्साइड आप लोगों का अयस्क है। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ हेमेटाइट, ठीक है, हेमेटाइट। तो ये आप लोगों का क्या है, अयस्क है, ठीक है। तो अयस्क तो आप लोग जान ही गए होंगे, बहुत ही इजी है। तो अयस्क आप लोग इसे नोट कर लीजिए। आप लोग ऐसे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो अगला हमारा लोगों का है क्या, अयस्क के बाद भर्जन, ठीक है। भर्जन में आप लोगों को बताता हूँ, अभी आप लोग समझ जाओगे, बहुत ही इजी है। देखिए भर्जन वह क्रिया जिसमें अयस्क को, वह क्रिया जिसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में उनके गलनांक के नीचे गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट भर्जन तो आप लोगों को समझा देता हूं, ठीक है। फिर से वह क्रिया, जैसे आप लोगों का भर्जन में क्या होता है, वह क्रिया जिसमें अयस्क भी आप लोगों ने पढ़ा, क्या होता है अयस्क, जिस खनिजों को धातु आसानी से हम कम खर्चे में प्राप्त कर सकें वो अयस्क कहलाता है, ठीक है। तो वह क्रिया जिसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति हो, यानी कि वायु की उपस्थिति हो, ठीक है, वायु वहाँ उपस्थित हो, में उनके गलनांक, जो आप लोगों का अयस्क है उसके गलनांक के नीचे गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहते हैं, यानी कि गलने ना दो, ठीक है। तो गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहते हैं। तो स्टूडेंट इसका एक नोट है भर्जन का कि यह पराया सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आपका जो भर्जन है वह पराया सल्फाइड अयस्क जो होते हैं, सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयोग में किया जाता है या प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। तो इस नोट को भी आप लोग याद रखना, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल यानी कि रिएक्शन बताऊंगा, ठीक है, जैसे आप लोग समझ जाओगे उसमें। तो भर्जन आप लोग समझ गए, वह क्रिया जिसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति, यानी कि आपको वायु की उपस्थिति होना चाहिए, में उनके गलनांक के नीचे, जो आपका अयस्क है उसके गलनांक के नीचे गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहते हैं। नोट यह है कि यह प्रायः सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त होता है। रिएक्शन आप लोग समझ लीजिए, ZnS यानी कि ZnS आपका सल्फाइड है प्लस 3O2, ठीक है, आपको प्राप्त होगा 2ZnO प्लस 2SO2, ठीक है। तो इस रिएक्शन को भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो आप लोग भर्जन तो समझ गए होंगे, भर्जन में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो भर्जन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसे समझ लीजिए, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं निस्तापन। निस्तापन में कुछ नहीं है, अगर आपको भर्जन आता है तो निस्तापन भी समझ में आ जाएगा। निस्तापन में अयस्क को, जो निस्तापन में जो अयस्क होता है, ठीक है, अयस्क को निम्न ताप, उसमें क्या था स्टूडेंट, उसमें था गर्म किया जाता है, लेकिन इसमें निम्न ताप यानी कि कम ताप पर वायु की सीमित मात्रा, उसमें तो वायु की उपस्थिति थी लेकिन इसमें वायु की सीमित मात्रा होना चाहिए, ना ज़्यादा हो ना कम हो, ठीक है। सीमित मात्रा में गर्म किया जाता है, सीमित मात्रा में इसे गर्म किया जाता है तथा ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, निस्तापन में क्या होता है, निस्तापन में अयस्क, जो अयस्क होता है, जैसे अयस्क CaCO3 आपका अयस्क है, ठीक है, तो अयस्क को गर्म किया जाता है, ठीक है, तथा ऑक्साइड में बदलने की क्रिया को निस्तापन कहते हैं। तो समझो, जैसे आप लोग एग्जांपल समझिए, जब इसको हम लोग हीट करते हैं तो ये अयस्क में बदल जाता है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, ऑक्साइड में CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये आप लोग रिएक्शन को समझ लीजिए। एक बार मैं आप लोगों को निस्तापन को अच्छे से डिटेल में बताता हूँ, तब आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ जाओगे। निस्तापन में अयस्क जो होता है, निस्तापन की प्रक्रिया में अयस्क को निम्न ताप, आपको निम्न ताप देना है, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है, पर वायु की उपस्थिति यानी कि वायु की सीमित मात्रा होनी चाहिए, यानी कि वायु की ना ज़्यादा मात्रा हो ना कम हो, सीमित मात्रा में गर्म किया जाता है। सीमित मात्रा में अगर इसको हम हीट देते हैं, गर्म करते हैं तथा ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। जब हम लोग उसे गर्म करते हैं तो वो ऑक्साइड में बदल जाते हैं और इस ऑक्साइड में बदलने की क्रिया को निस्तापन कहते हैं। नोट करना चाहे तो नोट कर लेते हैं, नोट कर लीजिए। और आपका ये रिएक्शन है CaCO3 आपका कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो ये ऑक्साइड में बदल जाता है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा निस्तापन। एग्जाम्पल आप लोग ये समझ लेना, ठीक है। तो आप लोगों को निस्तापन और भर्जन समझ में आ गया होगा, तो प्रगलन आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो प्रगलन को समझ लीजिए स्टूडेंट। प्रगलन क्या है, प्रगलन अयस्क में उचित गालक। आइए मैं आप लोगों को पहले गालक को बता देता हूँ, ठीक है, गालक क्या होता है।
तो स्टूडेंट गालक आप लोग समझ लीजिए, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, नोट कर लीजिए। वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ उच्च ताप पर क्रिया करके इन्हें सरलता से गलाकर अलग होने वाले पदार्थों के रूप में दूर कर दे, उसे गालक कहते हैं। ठीक है, यानी कि आप लोग समझिए, वे पदार्थ जो अयस्क जो होता है, अयस्क में उपस्थित जो अशुद्धियाँ होती हैं, अयस्क में जो अशुद्धियाँ उपस्थित होती हैं, अयस्क में अशुद्धियों के साथ उच्च ताप पर क्रिया करके इन्हें सरलता से गलाकर, यानी कि सरलता से गला दे और अलग होने वाले पदार्थों के रूप में दूर कर दे, उसे गालक कहते हैं। ठीक है, यह दो प्रकार का होता है, अम्लीय गालक और क्षारीय गालक। ठीक है, तो अम्लीय गालक और क्षारीय गालक मैं आप लोगों को बाद में पढ़ा दूंगा। ठीक है, ये आप लोगों के लिए छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, और सरलता से गलकर अलग होने वाले पदार्थों को धातुमल कहते हैं। जो सरलता से गलकर अलग हो जाते हैं उसे हम लोग धातुमल कहते हैं। ठीक है, तो धातुमल भी मैं आप लोगों को अभी समझा दूंगा। धातुमल आप लोग समझ लीजिए क्या होता है, अयस्क में उपस्थित, यहाँ मैं आप लोगों को एक टॉपिक दिखाता हूँ, धातुमल। आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को बताता हूँ धातुमल क्या होता है। ठीक है, धातुमल अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों की गालक से क्रिया के फलस्वरूप बने गलनीय पदार्थ को धातुमल कहते हैं। यानी कि जब उसे गला दिया जाता है तो जो पदार्थ बनता है उसे हम लोग धातुमल कहते हैं। क्या लिखना है आप लोग नोट कीजिए, मैं आप लोगों को बताता हूँ। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों की गालक से क्रिया के फलस्वरूप बने गलनीय पदार्थ को धातुमल कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो बहुत ही अच्छा है। देखिए स्टूडेंट, परगलन में आप लोगों को अब इसके बाद बताता हूं। ठीक है, परगलन में आप लोगों को क्या समझ में है, अयस्क में उचित गालक, अयस्क में आप लोगों को उचित गालक मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप पर, जो आप लोगों का मिश्रण प्राप्त होता है उसे उच्च ताप पर गलाने की क्रिया को परगलन कहते हैं। यानी कि हमें उसे उच्च ताप पर गलाना है, क्या, गालक मिलाकर, जो आपका अयस्क है, अयस्क में उचित गालक मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप पर, आपका ताप जो हो उच्च हो, पर गलाने की क्रिया को परगलन कहते हैं। हम उसे उच्च ताप पर गलाएंगे तो इस क्रिया को परगलन कहते हैं। इसे वात्या भट्ठी में संपन्न होता है। मैं आप लोगों को वात्या भट्ठी भी बताऊंगा। ठीक है, वात्या भट्ठी का मैं चित्र बना लूँ। ठीक है, आप लोगों के लिए मैं बहुत ही मेहनत करता हूँ, तो आप लोगों को एक मैं बैठकर चित्र बना लेता हूँ, बहुत ही जल्द बन जाएगा, बहुत ही ईजी है, मैं बहुत ही जल्द बना दूंगा। ठीक है, तो आइए मैं आप लोगों को पहले चित्र भी बना के वात्या भट्ठी का समझा देता हूँ। कभी कभी आ जाता है, लेकिन आपके एनसीईआरटी बुक में है नहीं, लेकिन वात्या भट्ठी भी कभी कभी आ जाता है, तो इसे आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, मैंने बना लिया है वात्या भट्ठी। तो अयस्क में उचित गालक मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप पर गलाने की क्रिया को परगलन कहते हैं। इसे वात्या भट्ठी में कराई जाती है। मैं आप लोगों को दो भट्ठी मतलब बताने वाला हूँ, वात्या भट्ठी और एक बेसिमर परिवर्तक भट्ठी। ठीक है, इसका आपके बोर्ड एग्जाम में चित्र ही पूछा जाता है और उनके भाग। तो मैं आप लोगों को पहले वात्या भट्ठी करा देता हूँ। यह है स्टूडेंट वात्या भट्ठी। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, मैं पूरा दिखा देता हूँ वात्या भट्ठी, इसका मैं भाग भी बताऊंगा। तो वात्या भट्ठी आप लोग समझ लीजिए, यही है आप लोगों का वात्या भट्ठी। ठीक है, तो ये आप लोग आई होप समझ गए होंगे। अब मैं आप लोगों के इनके भागों को बताता हूँ। भाग इनके पहले आप लोग यहाँ समझ लीजिए स्टूडेंट, इसके नीचे यहाँ आप लोग एक लाइन खींच दीजिए और इसके नीचे 400 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 700 डिग्री सेल्सियस, ये सब ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और नीचे 1500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ये आप लोगों का क्या है, मैं भाग बताता हूँ। ठीक है, ये आप लोगों का है ट्यूबर। ठीक है, भाग भी आप लोग समझ लीजिए ट्यूबर। ठीक है, ये आप लोगों का जो दो लगे हुए हैं इधर हैंडल के टाइप का, ये और ये। ठीक है, तो ये समझ गए। और ये अंदर जो अभी मैंने बताया है धातुमल है। ठीक है, जब उसे गला दिया जाता है तो जो प्राप्त होता है उसे धातुमल कहते हैं। ये आप लोगों का जो अंदर ये आप लोगों का धातुमल है और ये आप लोगों का पिघली धातु है। ये जो आप लोगों का है स्टूडेंट, देखिए इसमें दो चीज़ें मिली हुई हैं। देखिए यहाँ मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर कुछ लाल कलर का मिला है, इसे हम लोग धातुमल कहते हैं। ये ठीक है, और ये नीचे जो है आप लोगों का पिघली धातु है। क्या स्टूडेंट, पिघली धातु। ठीक है, ये आप लोगों का इसके ऊपर जो है ये धातुमल है, लेकिन नीचे आप लोगों का पिघली धातु है। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए पिघली धातु। अब और हम लोग समझेंगे, यहाँ आप लोग ऊपर देखिए स्टूडेंट, यहाँ ये, ठीक है, ये आप लोगों का क्या है, शंकु फीडर। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ
शंकु फीडर, शंकु फीडर कुछ शंकु के आकार का बना है, ठीक है। आप लोग गणित में पढ़ेंगे शंकु, ठीक है, तो वो आप लोगों का शंकु के आकार का बना हुआ है, इसलिए हम लोग इसे कहते हैं शंकु फीडर। और नीचे का है कफ व कोण व्यवस्था, इसे हम लोग कहते हैं कफ व कोण व्यवस्था, ठीक है। तो सब कुछ समझ जाओगे, कफ या कोण व्यवस्था। और ये जो अंदर है यहाँ, ये जो अंदर, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं चार्ज, सॉरी स्टूडेंट, इसे हम लोग कहते हैं घान, ठीक है, या इसे कहते हैं चार्ज, ठीक है। तो ये आप लोगों का हो गया ये इसका मतलब संरचना, क्या, वात्या भट्ठी का। और ये जो ऊपर देखिए, ये मैंने कुछ तीर के आकार का बनाया हुआ है, ये ऊपर देखिए, ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये जो है वेकार गैसें निकल रही हैं, जो आप लोगों का वेकार गैस है, ठीक है, वो वेकार गैस जो आप लोगों का होता है वो निकल रही हैं इस वात्या भट्ठी से, ठीक है। तो ये आप लोगों को कुछ है नहीं बनाने में, अगर आप लोग थोड़ा माइंड लगा लोगे तो ये आप लोग ऐसे समझ जाओगे, यहाँ ही ये ट्यूबर है, ये धातुमल है, ये ऊपर जो है ये नीचे पिघली धातु है, पिघली धातु, और ये इतने डिग्री सेल्सियस है। और ये आप लोगों का कप व कोण व्यवस्था, ये नीचे का और ऊपर का शंकु फीडर, और ये चार्ज घान, ठीक है। तो ये था, बहुत ही ईजी है, वात्या भट्ठी का निम्नांकित चित्र बनाइए, आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, तो ये आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं टॉपिक। स्टूडेंट, मैं आप लोगों को एक और भट्ठी करा देता हूँ, वेसेमर परिवर्तक भट्ठी, ठीक है। ये कुछ इस टाइप से बनता है, ठीक है। अगर ये सब बनाना नहीं जानते हो तो कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से बनाना बता दूंगा, ठीक है। तो इसे मैं आप लोगों को इनके भागों को बता देता हूँ, कुछ है नहीं, ये आप लोगों का है ट्यूबर, उसमें भी था, इसमें भी है, लेकिन उसमें दूसरे टाइप का था, इसमें दूसरे टाइप का है, ठीक है, ट्यूबर। तो ये ट्यूबर है। अगर मैं बात करूँ, ये जो है ये चीज़ ये है स्टूडेंट बेसेमर परिवर्तक, जो ऊपर है, ठीक है, लिखा है बेसेमर परिवर्तक, ये आपका है बेसेमर परिवर्तक, ठीक है। समझ जाओगे सब। इधर से गर्म गैस है, ठीक है, सॉरी गर्म हवा, जो गर्म वायु है, ठीक है, गर्म वायु जा रहा है, गर्म वायु। और ये आप लोगों का गलित मेट है, ये अंदर जो है ये आप लोगों का गलित मेट, ठीक है, गलित मेट है। और ये जो ऊपर है उसमें तो बेकार गैस ही थी, यही ये भी है, ये आपका व्यर्थ गैस या बेकार गैस, बात एक ही है, व्यर्थ गैस है, ठीक है, व्यर्थ गैस। तो ये था बेसेमर परिवर्तक भट्ठी, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ऐसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है, तो आप लोग इसे नोट भी कर सकते हैं, ऐसे आप लोग इस पर लगा भी सकते हैं, या ना भी लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप लोग इसे नोट कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये भट्ठी, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आइए मैं आप लोगों को टॉपिक बताता हूँ। तो स्टूडेंट, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा धातु और अधातु की अभिक्रिया। धातु और अधातु को मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, ठीक है, लेकिन अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ धातु और अधातु की अभिक्रियाएं। धातु और अधातु की अभिक्रिया कैसे होती है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक सारणी बनाया हुआ हूँ, जिसमें कुछ धातुओं को लिया हूँ, कुछ अधातुओं को, दोनों को मैंने लिया हूँ। देखिए धातु जैसे NaMgAlKCa, ठीक है, ये आप लोगों के धातुएं हैं, ठीक है। और ये आप लोगों का अधातु है, N नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फेरस और PaCl यानी कि क्लोरीन और सल्फर, ये सब आपके अधातु हैं। और ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, और ये कैल्शियम, ये सब आपके धातु हैं। तो ये आप लोगों को समझ लेना है, इसे आप लोग टेबल को बना लीजिए, फिर मैं आप लोगों को दोनों में अभिक्रिया बताता हूँ, धातु और अधातु में अभिक्रिया। तो इससे आप लोग बना लीजिए, ऐसे आप लोग स्केल लीजिए और ऐसे कुछ दो कॉलम बनाइए, दोनों कॉलम में धातु डालिए, अधातु, और दोनों को लिख लीजिए। फिर मैं आप लोगों को एक अभिक्रिया बताता हूँ, वो धातु और अधातु की अभिक्रिया होगी। धातु जैसा आपका Na देखिए इस टेबल में है या नहीं, और Cl आपका उस टेबल में। धातु में Na है, देखिए यहाँ धातु है, और Cl में ये Cl अधातु है, ठीक है। तो Na देखिए ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, त्याग करता है, और ये ग्रहण करता है, कौन, अधातु।
तो ये एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो ये ग्रहण करता है। तो ये दोनों क्या बना लेते हैं, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड बना लेते हैं। कौन, जब Na एक धातु लेते हैं, एक अधातु लेते हैं, धातु आपका सोडियम है, अधातु आपका क्लोरीन है, जब दोनों की अभिक्रिया होती है तो आप लोगों का सोडियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में और ये आपका क्या है, लवण है। क्या है स्टूडेंट, लवण। सोडियम क्लोराइड क्या है, लवण है। तो ये आप लोगों का होता है धातु और अधातु के बीच अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ आप लोग Mg भी ले सकते हैं, Al कुछ भी ले सकते हैं। तो ये आप लोगों का धातु और अधातु की अभिक्रिया हो जाती है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आगे देखते हैं जो आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को कई सारे टॉपिक पढ़ा दिए हैं। अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा टॉपिक बताने वाला हूँ जो कि है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो स्टूडेंट अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताने वाला हूँ। इसमें आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का काम आएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं देखा है तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देखना, मैंने पढ़ा दिया है। और अगर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके पढ़ लीजिए। ठीक है, इसमें मैं आप लोगों को केवल इंट्रोडक्शन कराऊंगा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो यहाँ पहले आप लोगों को इसमें समझना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसमें मैं आप लोगों को केवल 20 तत्वों तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताने वाला हूँ। अगर आपका 2 8 8 2 यानी कि 2 8 10 2 8 18 2 20 तक आप लोग इससे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं तो ऑक्सीजन है, इसी की सहायता से आप कर सकते हैं। 2 लीजिए, पहले 2 लेना है, फिर आप लोगों को 8 लेना है, लेकिन इसका 8 होता है परमाणु क्रमांक, तो आप लोगों का कितना बचा, 6, तो 6। ठीक है, तो ऐसे रख देना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आप लोगों का होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। पहले मैं Na का अगर ज्ञात किया जाए तो इसका आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है और देखना है बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं। तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूं तो इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 11 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए तो 2 और आपका 8 10 और कितना बचा 1, तो 1 आप लोगों को लास्ट में रख देना है। अब इसकी अगर हम लास्ट कक्षा में बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसा होगा, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, Na और इसका 1, तो यहाँ 1 आप लोगों को रख देना है, एक बिंदु रखना है। ठीक है, यही आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है, ये एक बिंदु रखना है। ठीक है, तो ये आप लोगों का हो गया। अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का अगर मैं बात करूँ तो इसका 8 होता है। ठीक है, 8 होता है, तो आप लोगों को यहाँ 2 8 नहीं रखा जाएगा, इसलिए हमें 6 रखना पड़ेगा। तो 2 6 8। अब मैं इसका बात करूं तो अगर आप लोगों को लिखना है तो आप लोगों को ऑक्सीजन यहाँ O लिखना पड़ेगा और इसके बाहरी कक्षा में 6, तो 1 2 3 4 5 6। ये होता है इसका क्या, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अगर मैं तीसरा बात करूं Mg का, Mg यानी कि क्या है, मैग्नीशियम, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 12। ठीक है, 12 होता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ आप कैसे करेंगे, 2 8 कितना हो गया, 10 और 2 12। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो आप लोग कैसे करोगे, यहाँ आप लोग Mg रखिए और 2 आप लोगों को यहाँ रख देना है, 1 और 2। तो ये होते हैं इनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप लोगों को ऐसे बनाना है। ठीक है, यहाँ अगर एक बड़ा लिया जाए C2H6 का, तो यहाँ आप लोग देखिए C का आप लोगों का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6, तो 6 होता है, तो इसका होगा 2 और 4, तो C का आप लोगों का 1 2 3 4 बनेगा। ठीक है, और अगर हम H की बात करें तो 1 होता है, तो H का आप लोगों का 1 ही होता है, तो H का आप लोगों का ऐसा बनेगा। तो अगर मैं बात करूँ इसका, तो आप लोग C रख दीजिए और यहाँ C रख दीजिए। ठीक है, यहाँ आइए समझिए, C रख दीजिए और C इधर आपको 1 H रखना है, 6 H है, 2 H 3 H 4 H 5 H 6 H। ठीक है, ऐसे रख देना है। अब इनके इलेक्ट्रॉन रखने हैं, इनके इलेक्ट्रॉन यहाँ यानी कि आप लोगों का जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन बचते हैं, 1 1 रख देना है और इस पर 4 होता है, 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, तो ये आप लोग देखिए, हाइड्रोजन अपना 2 पूरा करना चाहता है, 2 केवल इलेक्ट्रॉन, तो इनका स्टक पूरा हो जाता है 2 2। हाइड्रोजन के पास सभी के 2 होने चाहिए, तो 2, इसका भी 2 हो गया। और अगर ये समझिए जितना देगा
कार्बन उतना ही लेगा भी, ठीक है। तो ये आप लोगों का 2-2 हो गया सबका पूरा। अब ये इनसे लेगा, इन सब से, ठीक है। तो ये आप लोग समझिए, इसका 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन ये एक इसको भी देगा और एक इससे भी लेगा। तो ये आप लोग यहाँ तक बढ़ा दीजिए और इसे आप लोग ऐसे ले लीजिए, ठीक है। ये समझे, देखिए ये एक इसको, इस कार्बन को देगा और एक कार्बन इससे लेगा, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, 2 इसमें हो गया, 1 2, ठीक है, 1 2 4 2 6, और एक ये इसका है और एक इस कार्बन से लेगा 8, और ये भी इस कार्बन से एक लेगा और 2 2 ये सब कितने हो जाएंगे 8, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया, मैं आप लोगों को एक और बताता हूँ। चौथा देख लीजिए CH4, ठीक है। CH4 को समझिए, CH4 में आप लोगों को क्या करना है, C को बीच में रखना है, C को मैंने बीच में रख दिया, ठीक है, और H को यहाँ 1 2 3 4, ठीक है। इसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ एक एक इनके पास, यानी कि इनके कार्बन के पास 4 हैं। तो यहाँ एक तो इसको देगा, इसका 2 पूरा हो जाएगा, यानी कि इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, 2 पूरा हो गया तो समझ लीजिए अष्टक पूरा हो गया हाइड्रोजन का, ठीक है। लेकिन कार्बन को तो 8 पूरा करना है, तो इनसे एक एक दिया है तो एक एक ले लेगा। तो इसका 4 था पहले और 4 हाइड्रोजन से लेगा, तो कितना हो जाएगा 8, ठीक है। और डिटेल में समझने के लिए लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को जाके देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। तो ये होता है आप लोगों का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में कुछ है नहीं, बहुत ही ईजी है, अगर आप लोग समझिए तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है आप लोगों का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा टॉपिक बताने वाला हूँ, मिश्र धातु क्या होता है। अगला हमारा टॉपिक है स्टूडेंट मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होते हैं, ठीक है। आप लोग समझिए मिश्र धातु क्या होते हैं। 2 या 2 से अधिक धातु या अधातु, 2 या 2 से अधिक, 2 हों या 2 से अधिक हों, धातु हों या अधातु हों का समांगी मिश्रण जो होता है, समांगी मिश्रण आप लोगों का क्या कहलाता है, मिश्र धातु। यहाँ मैं लिख देता हूँ मिश्र धातु कहलाता है। 2 या 2 से अधिक धातु या अधातु का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, मिश्र धातु कहलाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों का हो जाता है मिश्र धातु। तो मिश्र धातु का अगर मैं एग्जांपल देखूं तो पीतल, कांसा आदि। पीतल आप लोगों का है मिश्र धातु है, कांसा भी आप लोगों का मिश्र धातु है। तो मिश्र धातु आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी है। आप लोग इसे नोट करना चाहते हैं अपने नोट में नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि 2 या 2 से अधिक धातु या अधातु का समांगी मिश्रण जो होता है मिश्र धातु कहलाता है। एग्जाम्पल है पीतल और कांसा, ठीक है। तो आइए मैं आप लोगों को बताता हूं अगला टॉपिक। अगला हमारा लास्ट जो टॉपिक है वो है संक्षारण। संक्षारण आपका NCERT बुक में इस पाठ में भी है, ठीक है। तो संक्षारण आप लोग समझ लीजिए, संक्षारण क्या होते हैं। देखिए धातुएं अपने आसपास, धातुएं जो होती हैं वो अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता व वायु, जो अम्ल होते हैं, आर्द्रता क्या होता है, जो नमी का स्थान होता है, ठीक है, नमी व वायु के संपर्क में आने पर संक्षारित होने लगते हैं। कोई धातु है, धातु जब किसी अम्ल के पास रखा जाए या आर्द्रता यानी कि थोड़ी नमी के पास रखा जाए या वायु के संपर्क में आता है तो वो धीरे धीरे संक्षारित होने लगता है। और संक्षारित होने का अर्थ है धीरे धीरे, कई दिन तक रख दें, सालों तक रख दें तो वो खत्म भी हो सकता है, ठीक है। संक्षारित होने का अर्थ है जंग लग जाना, जंग से वो धीरे धीरे परत परत उजरता रहता है, ठीक है। तो ये आप लोगों का हो जाता है संक्षारण। आप लोगों को मैं बताता हूँ, कॉपर आर्द्र CO के साथ अभिक्रिया करके, जो कॉपर होता है आर्द्र CO, ठीक है, के साथ अभिक्रिया करके हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बनाता है। ये हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट अपने ऊपर बना लेता है, ठीक है। अगला देखिए, लोहा आर्द्र वायु के संपर्क में आने पर सतह भूरे रंग की परत बना लेता है, यानी कि बनाता है। जब ये आर्द्र के संपर्क में आता है तो क्या होता है, भूरे रंग का परत बना लेता है। तो ये आप लोगों का हो गया संक्षारण। अब हम इसकी सुरक्षा की बात करेंगे, संक्षारण से हम कैसे मतलब कम करें, यानी कि उससे कैसे हम लोग सुरक्षा करें, ठीक है, इससे बचें कैसे। संक्षारण से बचने के लिए कई सारे उपाय हैं। संक्षारण से सुरक्षा, धातु को
संक्षारण से बचाने के लिए कई विधियां हैं, यानी कि कई विधि का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। मैं 2 विधि बताता हूं। पेंट लगाकर, जब हम लोग किसी लोहा पर पेंट लगा देते हैं तो वो संक्षारित होने से बच जाता है, और यसद लेपन विधि द्वारा, ठीक है। अब मैं इसे बताता हूँ ये क्या होता है। ये स्टूडेंट देखिए क्या होता है, लोहे या इस्पात को जंग से बचाने के लिए, लोहा हो या इस्पात हो, इसे जंग जो लग जाता है जंग, उससे बचाने के लिए उससे ऊपर जो है जिंक की परत चढ़ाई जाती है, यानी कि उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ाई दी जाती है। इसी प्रक्रम को यसद लेपन कहते हैं। इसी प्रक्रम को हम लोग कहते हैं क्या, यसद लेपन, ठीक है। तो ये आप लोगों का था बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, संक्षारण से सुरक्षा और संक्षारण के बारे में, ठीक है। तो मैं आप लोगों से लास्ट में कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। यहाँ मैं आप लोगों को बताता हूँ उभयधर्मी ऑक्साइड, पहले आप लोग समझ लीजिए क्या होता है उभयधर्मी ऑक्साइड। वे धातु ऑक्साइड जो अम्लीय के साथ क्षारीय लक्षण भी प्रदर्शित करते हैं, अर्थात अम्ल व तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। तो उभयधर्मी ऑक्साइड भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हो जाता है आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप लोगों का चैप्टर है धातु एवं अधातु। मैंने सिलेबस बना दिया है, उसमें मैंने देखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये वीडियो आई होप कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। मैं आप लोगों से 2 क्वेश्चन पुटअप करता हूँ, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर देना। एंटीमनी है, एंटीमनी जो आपका है धातु है कि अधातु है कि उपधातु है कि मिश्र धातु है, एंटीमनी मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग समझ जाओ। यहाँ देखिए स्टूडेंट, मैंने क्या कहा है, एंटीमनी है। एंटीमनी आपका क्या है, धातु है कि अधातु है कि उपधातु है कि मिश्र धातु है, ठीक है। तो ये आप लोगों का हो गया। अगर मैं दूसरे जो आप लोगों का प्रश्न है उसकी बात करूं, तो वो प्रश्न जो आप लोगों का है, चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं। निम्न में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती। निम्न में से मैं आप लोगों को 4 विकल्प देता हूं। निम्न में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। मैंने क्रियाशीलता पढ़ाया है, जिसकी क्रियाशीलता कम होगी वो नहीं विस्थापित कर पाएगा। नंबर 1 Fe, नंबर 2 Zn, नंबर 3 Cu, नंबर 4 Mg, ठीक है। तो इसमें से आप लोगों को बताना है कौन सी धातु ये चारों में से कौन सी धातु हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को बता दिया। एक और बताइए आप लोग, पीतल जो आप लोगों का है वो क्या है, मिश्र धातु है कि अधातु की उपधातु। पीतल आप लोगों का क्या है, मिश्र धातु की अधातु की उपधातु या और कुछ, ठीक है। तो स्टूडेंट ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना ताकि वो भी मदद मिल सके पढ़ने में उन्हें भी। और अगर हाँ चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चौथा लेसन जो आप लोगों का है कार्बन तथा उनके यौगिक जल्द ही स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से आप लोग 1000 लाइक तक पहुँचा दीजिए ताकि मैं आप लोगों को जल्दी से जल्दी वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। तो स्टूडेंट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।